अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास रऊफ, आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो ये दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, बड़ी आप कह सकते हैं अहम स्टोरी है। और पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनती हैं, टूटती हैं और बिगड़ती हैं, या तल्लुकात इंस्टीट्यूशन के दरमियान जो ख़राब होते हैं, ये छोटी छोटी बातें जो है ना बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। और ये महसूस तो नहीं होता हुकूमतों को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को या उनके कैबिनेट को, कि वो बैठ कर इन तमाम इश्यूज़ पर गौर करें कि कहाँ पे हमसे गलती हो सकती है, कहाँ पे हम कोई थोड़ा सा ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके नतीजे जो है ना वो थोड़े से ख़तरनाक निकल सकते हैं। और इसकी कुछ मिसालें भी दूंगा। मैं जो आज बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है गुलजार अहमद साहब जो हैं, और ये जहन में रखिएगा, ये पनामा का जो आई थी जजमेंट आई थी, और जिन दो जजेस ने पहले ही लिखा था कि इनको नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो एक उस वक्त मुझे याद पड़ता जस्टिस खोसा साहब थे और दूसरे गुलजार साहब थे, जिन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब जो हैं इनका जो केस जो है हाँ ये बड़ा वीक है और हम इनको आके वो करते डिसमिस करते हैं, ये इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट से। बाकी तीन जजेस ने कहा था नहीं कि जेएटी बननी चाहिए। सो लिहाजा इनका माइंड आपके जहन में रहना चाहिए कि वो एक यहाँ पे जितने भी एक अहम फैसले हैं और बड़े सख्त फैसले हैं उसमें चीफ जस्टिस साहब उसमें शामिल रहे जो मौजूद हैं। कराची के हवाले से इनके बड़े अहम इनके फैसले हैं। सिविक आप कह सकते हैं लिबर्टीज़ हैं, या बड़ी बड़ी बिग बिल्डिंग्स हैं, या एनवायरनमेंट है। कराची के हवाले से बड़े बोल्ड फैसले हैं। बहुत सारे शादी घर जो थे इन्होंने वहाँ पे गिराए भी थे और इनके हुक्म पर गिरे थे। और बड़े पावरफुल लोग जो हैं रेंजर्स वगैरह वो स्पेशली बड़ा इनसे खफा भी थे, इन पर बड़ा इन्फ्लुएंस भी डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन गुलजार साहब किसी के दबाव में नहीं आए थे। मैं थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे कि हुकूमत जो है इस वक्त जो उनके टग ऑफ वार चीफ जस्टिस के साथ उनकी आके चली है, तो इसके क्या अच्छे बुरे कंसिक्वेंसेस निकल सकते हैं। अब उन्होंने ऑर्डर किया है, यहाँ से खबर है असल में, कि एक कल यहाँ पे एक उनका लेटर आज यहाँ से इशू हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, उनके जो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर से, जिसमें उन्होंने DGFI को ये हुक्म दिया है कि जनाब के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उनको पता चला है कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ या वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ यहाँ पे कंपेन चली है ये सोशल मीडिया पे, और आपको फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको ट्रेस करना चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को जो है इस तरह डिफेम करने की कोशिश की है, और आप इस पर कार्रवाई करें। अब इसके दरमियान अब इस पर दो तीन इसमें चीज़ें हैं कि असल सवाल ये है कि ये कंपेन शुरू कैसे हुई और क्यों हुई और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक चीज़ समझने की है, जो मुझे इस्लामाबाद में 22 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, कि आपके जो मुशीर होते हैं और आपके करीबी जिसको किचन कैबिनेट कहते हैं ना, यही आपको मरवाते हैं। ये सिर्फ मैं ये मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, कोई भी माजी में देख लें हुकूमतों ने सफ़र किया, उन्होंने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के साथ ज़रूर ही कोई ना कोई उन्होंने टकराव लिया है, उन्होंने कोई ना कोई यहाँ पे टक्कर उन्होंने ज़रूर ली है। और ये काम मुझे याद पड़ता है कि जब यहाँ पे ये 1993 की बात है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है जब उसको डिसमिस किया था या आके उनको किया गया था, तो उस वक्त भी इस तरह के इश्यूज़ जो है उन्होंने चला दिए थे और उन्होंने जुडिशरी पे बड़े अटैक्स उन्होंने किए थे। और उस वक्त PTV होता था तो अच्छी खासी वहाँ पे उनकी तौहीन की जाती थी उनकी जजेस की। उनको भी गुस्सा था कि जुडिशरी जो है ये क्यों इन मामलात में या के नवाज शरीफ साहब जो है ना उनको वो कोशिश कर रही है कि और ये मौका वो था, सॉरी मैं आपको 93 कह रहा था, 97 का था जब उनको ये यहाँ पे उन्होंने इशू किया था इसके तौहीन अदालत के नोटिस ये जारी किए गए थे। और उस वक्त चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब थे, तो उन्होंने इनको बुलाया था। तो बल्कि बाद में ये भी आया था कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि कोई इस तरह का नहीं हो सकता कि एक दिन के लिए एक रात के लिए चीफ जस्टिस साहब को जेल में डाल दिया जाए। तो पूरी कंपेन उस वक्त को सोशल मीडिया नहीं होते थे, लिहाजा अखबारात के ज़रिए अपनी प्लांटेड खबरें लगवाना या PTV पे उन्होंने आके एक उन्होंने कंपेन चलवाई थी और पेश भी हुए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने वहाँ पे। और बात इतनी बढ़ गई थी, बाद में आपको ये मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ कि नवाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस के दरमियान बाद में उसी ही चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत करवाई गई, फिर उनको वहाँ सैक करवाया गया, फिर उसके बाद फ़रूक लगारी साहब जो थे वो चले गए। ये एक अलहदा हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट के साथ आपकी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। फिर हमने जनरल मुशर्रफ साहब का दौर देखा, उनके दौर में भी यही हुआ। जो इफ्तिखार चौधरी साहब वाला केस हुआ उसमें शौकत अजीज़ और मिनिस्टर जो थे वो भड़काते थे जाके जनरल मुशर्रफ को, देखें जी कि हमारी अदालतें काम नहीं करने दे रही, रोज़ उन्होंने अफसरों को बुलाया होता है और डेली हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं और उनकी बड़ी वहाँ पे बेइज्जती होती है और उनको बातें सुनाई जाती हैं, हुकूमत करें क्या करें। उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब उनके बहकावे में और उन्होंने चीफ जस्टिस को उन्होंने सैक किया और फिर बाद में इतनी बड़ी मूवमेंट चली और आखिरकार उन्हें जनरल मुशर्रफ साहब को इस्तीफ़ा देकर जाना पड़ा। ये आपके सामने है।
फिर हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने आके एक उनके साथ बाकायदा जंग लड़ी, बड़ी अच्छी खासी जंग लड़ी। वो जंग क्या थी कि स्विस वो अथॉरिटी को वो आगे लेटर नहीं लिखना चाहते थे, 6 अरब रुपया या उनका $60 मिलियन जो पड़ा था स्विस अकाउंट्स में, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम थे। तो गिलानी को अदालत, ये गिलानी साहब को अदालत कह रही थी कि आप लेटर लिखेंगे, पैसे वापस करें, ये हमारे हैं। तो वो कहते थे आपने नहीं लिखना। इसी टग ऑफ वार में हमने देखा कि गिलानी साहब वहाँ से बरतरफ हुए और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नवाज शरीफ साहब का दौर आया। नवाज शरीफ साहब ने भी यही किया उनके साथ, आपको पता है उनकी भी वहाँ पे ये लड़ाई शुरू हो गई और अदालत से रिलेटेड उस पर बयानात देना शुरू हो गए। उनके वज़ीरों ने बहुत सारे अटैक्स किए और कि हम लोहे के चन्ने हैं, चबाया नहीं जा सकेंगे, इस तरह की चीज़ें वज़ीरों ने कहना शुरू की। और भी वहाँ पे ये दीगर लोग थे, बड़ी सख्त लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी। उसका नतीजा भी आपके सामने निकला कि क्या हुआ बाद में वही। और उसके बाद साकिब निसार साहब पे बड़ी, ये चीफ जस्टिस है उस वक्त, इन पर बातें की गई थी। कुछ वज़ीरों ने कहा जनाब कि इनको ज़रा अपनी औकात इनको समझनी चाहिए कि इनको किसने जज लगाया था, कि मतलब ये था कि हमने लगाया था। सो ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती रहीं, जो फिर बाद में नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो आपके सामने। क्योंकि कोर्ट्स अल्टीमेटली वो लई किटा नाट, जो अदालतें सुपीरियर, ये जुडिशरी जो है अल्टीमेटली ये प्रिवेल करती है। ये बातें उनका कितना कसूर है, हमारा कितना कसूर है, सिविलियंस का है, लेकिन ये बातें होती ज़रूर हैं कि अदालतों के पास जो पावर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हो, आप हों, मैं भी, अल्टीमेटली हमें सबमिट करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। अब यही चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के साथ इनकी टग ऑफ वार शुरू हो चुकी है इनकी, इमरान खान साहब की। और वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जो बयान दे चुके हैं कि अदालतें जो इंसाफ नहीं कर रही, वो छोटा बड़ा देख के करती हैं, बड़े लोगों को स्पेयर कर जाता है, छोटे लोगों को कुछ नहीं कहते। मुझे बल्कि याद है कि जब यहाँ पर प्रोसीडिंग हो रही थी उनके आर्मी चीफ साहब के नोटिफिकेशन के हवाले से, तो खोसा साहब जो है उन्होंने ये बयानात कहे थे कि जनाब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं यहाँ पे हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं। उन्होंने तकरीर भी की थी बाज़ एक दफ़ा, तो उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर को एहतियात करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त साकिब निसार साहब थे, उन्हें जुल्फी बुखारी वाले केस में बड़ी लीनियंसी दिखाई थी, बड़ा उन्होंने इनको स्पेयर किया था, बहुत सारे उन्होंने इनको रियायत दी थी। अगर मुझसे पूछें तो वहाँ पर इनके साथ अच्छा खासा रियायती सलूक हुआ था, बच गए थे जो इनके खिलाफ चीज़ें आई थी। बाकियों को नहीं स्पेयर किया था, इनको उन्होंने स्पेयर कर दिया था। तो वो फैसला भी इनके हक में गया। आज से हमने आज़म सवाती साहब को देखा है कि सवाती साहब पे जो 5 JAT की रिपोर्ट्स आई थी, उसके बाद जो केसेस आ रहे थे डिस्क्वालिफिकेशन के, उन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को उन्होंने इस्तीफ़ा दे के जान छुड़ा लिया। जो ही साकिब निसार गए उनको दोबारा वजीर बना दिया। सो ये चीज़ें अब अदालत भी देख रही थी कि जनाब कि हमारे साथ ये इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं कि वक्ती तौर पर जान बचाते हैं, एक चीफ जस्टिस जाता है दूसरा ले आते हैं। तो इमरान खान साहब मुसलसल जो है वो अदालतों पर इस तरह के वर्बल अटैक्स कर रहे हैं। आज के नहीं कर रहे, जब से वज़ीर आज़म बने हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि इनको तो अदालतों के सबसे बड़े बेनिफिशरीज हैं इनकी। अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब इन कंपनी ये कंप्लेंट करते थे कि हमारे खिलाफ ये फैसला आ गया था, हम डिस्क्वालीफाई हो गए, जेलों में जा बैठे। इमरान खान साहब के साथ जो है उन्होंने वो कर लिया, उनको मतलब उनको स्पेयर कर दिया गया। चाहे उसकी, अगर हम समझते हैं कि वो फैसला जो है वो इंसाफ पे था, लीगल इश्यूज थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुनासिब समझा वही फैसला किया। लेकिन जैसे वो हर्ट फील करते थे उस वक्त ये नवाज शरीफ साहब कैंप या पीपल्स पार्टी, तो इमरान खान साहब उस वक्त बेनिफिशियरी नजर आते थे। अब इमरान खान साहब जो है वो हर्ट फील करते हैं, उनको पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ जो है ना बेनिफिशियरी लगते हैं, जमानतें हो गई हैं या उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो अब उनकी टोन और टेनर जो है थोड़ा सख्त होना शुरू हो गया इमरान खान साहब का। और उन्होंने कई दफ़ा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, उन्होंने अदालतों पे तनकीद की है, जिस पर खोसा साहब ने 2-4 दफ़ा वार्न भी किया था कि मत करें। लेकिन अब बात जो है, जब इनको बुलाया गया है उसके मुशीरों पे और इन पे बात की गई है कि आप आएँ और बताएं कोरोना के हवाले से, तो अब ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है? जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, इनसाइड स्टोरी है कि ये कैबिनेट में इस पर गुफ्तगू हुई है और कुछ इस तरह के टांट्स वहाँ पे कुछ ये मिनिस्टर्स ने किए हैं कि देखें, क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा था कि मुझे अपनी बेगम साहबा बीमार थी, तो मुझे हॉस्पिटल जो हैं यहाँ बंद मिल रहे थे, मुझे स्पेशल खुलवाने पड़ गए थे। तो इस बात का वहाँ पे कुछ मजाक उड़ाया गया कैबिनेट की मीटिंग में। 2 इनके मैवरिक मिनिस्टर्स हैं इससे कराची से, उन्होंने कमेंट्स पास किए कुछ वहाँ पे कैबिनेट में, जिस पे बड़े कहके भी लगे कि चीफ जस्टिस साहब के वाले देखें जी अपनी बेगम साहिबा थी, तो फिर उन्होंने इस पे इसलिए बुलवा लिया उन्होंने ये ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को, या उन्होंने हमारी हुकूमत पे उन्होंने एक्शन ले लिया। एक और हमारे उधर से एक खतून मिनिस्टर हैं हमारे सराइकी इलाकों से, उन्होंने भी कुछ वहाँ पर इसी तरह के टांट्स उन्होंने मीटिंग में किए। तो इमरान खान साहब जो हैं वो भी मुस्कुरा पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये पहुँची हैं अदालत तक, जो मेरी इत्तला है कि इस तरीके की आपकी वहाँ पर गुफ्तगू जो है ना वहाँ पर की गई है। तो प्लस जो काम किया गया है यहाँ पे अदालत इतना, या चीफ जस्टिस साहब कोई भी इन चीज़ों को इतना नोटिस नहीं लग ये होना चाहिए कि चलें ठीक है जी कैबिनेट मीटिंग में जो महसूस करते हैं करते रहें, फेयर एनफ। लेकिन जब कंपेन शुरू हुई है, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज कंपेन की गई सोशल मीडिया पे और चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आके मवाजने करने शुरू किए और कि जनाब के चीफ जस्टिस की ये क्वालिफिकेशन है तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की ये क्वालिफिकेशन है, और बड़े प्रो बास तो ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो
उनकी प्रो हैं जो हुकूमत के मतलब उस पर करती हैं, उनकी लॉबिंग करती हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी खबरें ढूंढ के लाती हैं। बल्कि ये हुकूमत के मुखालफिन को अगर उनको कोई करना हो, दबाना हो, उनकी माँ बहन है उन्होंने एक करनी, तो वो वेबसाइट्स जो है ना डिजिटल, वो उनको भी उनको सपोर्ट देते। पता है सबको कि ये हुकूमत की बड़ी प्रो हैं। उन्होंने भी इस तरह के जो कोई थे उन्होंने भी ये चीज़ें कैंपेन में हिस्सा लिया। फिर हमने देखा कि वो जितने भी एक यहाँ पे ये पीटीआई के हामी लोग हैं, हम भी देखते रहते हैं ट्विटर पे कौन कौन से किस को अटैक करते हैं। बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च की गई, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कि चीफ जस्टिस जो है ना वो शायद वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और हुकूमत के साथ ज्यादती हो रही है, कोरोना के इशू चल रहे हैं। और बिलो द बेल्ट जाके भी उन्होंने, जैसे मैंने कहा, उनकी बेगम साहबा के हवाले से ये बातें की। अब हुकूमत ये कह रही है जनाब कि हम इसकी करवाएंगे तफ्तीश। अब इस पे हम सारे जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं हंसते हैं कि किसके खिलाफ तफ्तीश हो रही है, किसको DGFI को ऑर्डर किया गया है। क्या वाकई ये हुकूमत ये समझती है या इनके जिन्होंने ऑर्डर्स किए हैं कि जनाब के कुछ और लोग थे और वो चीफ जस्टिस की करेक्ट असैसिनेशन में शामिल थे और उनका पता लगाया जाएगा और FIA ढूंढ लेगी। मेरा ख्याल है कि ये अब उनको भी पता होगा चीफ जस्टिस साहब को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि ये कैंपेन कहाँ से लॉन्च की गई है, इनके स्पॉन्सर कौन थे, किन्होंने इनको इनकरेज किया और किस तरीके से किया और ये कौन करता है। ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जिस तरह सोशल मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल, इसका यूज़ और अब्यूज़ किया गया है, PTI को मानना पड़ेगा कि इन्होंने इसका यूज़ भी बड़ा अच्छा किया है और उन्होंने इसको अब्यूज़ भी किया है। अभी देख लें कि उस दिन मोहम्मद मालिक ने और कुछ और दोस्तों ने कुछ सवालात वहाँ कर लिए प्राइम मिनिस्टर से सवालात हुए, उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिए और उसके बाद गाली गलौज का कल्चर शुरू हो गया, फिर ट्रेंड सेट किए गए। कोई उस वक्त किसी की कंडेमनेशन नहीं है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कंडेम किया कि ना क्या हो गया, उन्होंने सवालात किए, मैंने जवाब दिए, ये कौन कर। उस वक्त DGFI को नहीं कहा गया कि आप ज़रा तलाश करें कि कौन लोग कर रहे हैं, ये गालियाँ कौन दे रहे हैं। जिस तरह फिर हमने देखा अरशद शरीफ के खिलाफ एक बड़ा उनका ट्रेंड उनके खिलाफ चलाया गया, गाली गलोच वाला, वो कौन करवा रहा था। उस वक्त कहीं से कंडेमनेशन नहीं हुई। अरशद शरीफ क्योंकि स्टोरीज करता है, स्कैंडल करता है हुकूमत और वजीरों पर, उनको भी गाली गलोच, तो वो ट्रेंड कौन सेट करवा रहा था, लिखा जा रहा था। फिर एक हरामी मीडिया का ट्रेंड यहाँ पे इन्होंने करवाया, तो वो कौन करवा रहा था आपका ख्याल है। उनको मतलब आम आदमी को क्या दिलचस्पी हो सकती है कि वो एक, अच्छा आम आदमी को पता ही नहीं होता कि ट्रेंड कैसे सेट करना है। मैं आपको शर्तें कहता हूं कि यहाँ पे 70-80 बल्कि 90% तो ऐसा सोशल मीडिया यूजर्स हैं जिनको पता ही नहीं होता ट्रेंड कैसे सेट करवाए जाते हैं और उसका कैंपेन कैसा किया जाता है। ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज चीज़ें हैं, ये तो प्रोफेशनल लोग हैं जो आपने हायर किए हुए हैं। और आपको पता है स्टोरी जो आई हुई है, सामने कैबिनेट उसकी अप्रूवल दी हुई है कि 4 करोड़ 20 लाख रुपए से एक यहाँ सोशल मीडिया डिजिटल विंग जो कायम किया गया था। तो उससे पहले भी अपनी ही इनकी पार्टी के ये बहुत सारे विंग्स हैं जो मशहूर हैं, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया टीमें बनाई हुई हैं, पे रोल पे हैं, जिनको पैसे देते हैं। सिर्फ एक के पास नहीं 3-4। अभी आप देख लें कि एक मज़े का काम हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब ने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, उन्होंने यहाँ पे हुकूमत के खिलाफ इंटरव्यूज़ दिए, बड़े बोल्ड इंटरव्यूज़ दिए। हम ये तवक्को किए बैठे थे कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं इतनी बातें उन्होंने कह दी हैं तो जनाब इनके खिलाफ कोई ट्रेंड चलेगा, इनके खिलाफ भी आएंगे। गाली अरशद शरीफ के खिलाफ चला, मालिक के खिलाफ, मेरे चीफ जस्टिस के और दीगर लोगों पे उस पर चलता रहता है, बिलावल भुट्टो के खिलाफ चला और बड़े सारे लोग हैं उन पे चलता रहता है। और फिर हमने ये भी देखा इमरान खान साहब के खिलाफ भी ट्रेंड चला, जो ट्रेंड अरशद शरीफ के खिलाफ चलवाया था ना, जिस नाम के साथ मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था इस वक्त, वही ट्रेंड फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब के खिलाफ चला। फिर हमने देखा बिलावल के खिलाफ ट्रेंड चला। सो अब ये हालत होगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी ट्रेंड चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ भी ट्रेंड चलते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि ऑर्गेनाइज किस्म के पार्टी लेवल पे कुछ लोग हैं जो आपने पाले हुए रखे हुए हैं, उनके ट्रेंड जो है ना आप उनको चला रहे हैं और वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कह रहा था कि आप समझदारी देखें, जहांगीर तरीन के खिलाफ ये इस पर ट्रेंड नहीं चला। क्यों नहीं चला भाई? फिर चलाते चीफ जस्टिस के खिलाफ चल सकते हैं, अरशद शरीफ के खिलाफ, मालिक के खिलाफ, बिलावल के खिलाफ, मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ या किसी भी सो कॉल्ड गुस्ताख के खिलाफ। तो फिर क्यों नहीं चलाया अभी तरीन साहब के खिलाफ? रीज़न कि तरीन साहब के खिलाफ अपनी उनके पास टीम है, उनको पता था। और यही लोग पहले माजी में इकट्ठे को ये करते थे, लॉन्च करते थे इसी तरह के ट्रेंड और इसी तरह की सारी। और उसमें तरीन साहब का अपना एक कैंप है, उनके पास अपने एक उन्होंने रखी हुई टीम रखी हुई है, 8-10 लोगों के उनको कंप्यूटर दिए हुए हैं, उनको तनख्वाह देते थे कि जनाब जो भी कोई सहाफ़ी कोई सियासतदान वो आके गुस्ताखी करता था, तरीन साहब की टीम उन पर अटैक करती थी। मैं भी विक्टिम रहा हूँ जब मैंने उनकी एक स्टोरी की थी अपने शोज़ में, मेरे खिलाफ भी बहुत सारी गाली को मुझे पता था तरीन साहब का कैंप जो है वो कर रहा है। नेवर रिस्पॉन्डेड भी ठीक है, अगर वो उनके खिलाफ क्या ये इजाज़त देती हैं तो लेट इट बी सो। सो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को खुद पता है, असद उमर साहब को पूरा पता है। किसी बात FIA को कहीं असद उमर साहब को बुला के ज़रा पूछ सवाल जवाब करे कि सर जी ये बताइए ट्रेंड कैसे चलते हैं, या तरीन साहब के कैंप में जो लोग हैं ज़रा उनसे पूछना सर जी ये सारे ट्रेंड कैसे चलते हैं, कौन चलाता है। सो ये सारे ये पे रोल पे रखे हुए हैं। सो ये इस वक्त आई आवाज़ मुझे खुद याद है, ज़ाती वाक़या सुनाऊँ,
जब मैंने जुल्फी बुखारी पे स्टोरी की थी अपने शो में 92 में, तो मेरे खिलाफ इसी तरह के इन्होंने आके इन्होंने गाली गलोच सारी चीज़ें चलाई। जो बंदा पीटीआई में ये काम करवा रहा था उसका मुझे 2 दिन बाद फ़ोन आया, रऊफ साहब बड़ी जाती हो रही है, इमरान खान साहब जो हैं इस पर नाखुश हैं और मेरी सारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। मैं हंस पड़ा, मैं कहा टू होम यू आर फूलिंग सर। मुझे पता था कि कौन कर रहे कहाँ से। मैं एक तरफ आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं से ये सारी गाली गलोच आ रही है, साथ में आप अच्छा बनने के लिए मुझे भी टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। बड़े अहम आदमी थे, बाद में बरतरफ हुए हैं, इनके इमरान खान साहब के उनके बड़े करीबी थे, उनको बरतरफ वो आता है, कर्मा तो आता है। सो कहने का मतलब ये है, ये इस तरह की चीज़ें करके मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब के वो लोग जो ये ट्रेंड चलाते हैं, जो उनके वज़ीर वहाँ बैठ के ठट्ठा मारते हैं, कैबिनेट में गलत गुफ्तगू करते हैं, वो चीफ जस्टिस पे करें या इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, और फिर ये चीज़ें आपको एक उसमें कन्फ्रंट्रेशन में लेके जाती हैं। माजी की मैं मिसालें आपको दे रहा हूँ। अल्टीमेटली वो यहाँ पे आपके नवाज शरीफ साहब हूँ, जनरल मुशर्रफ हूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी हूँ, आसिफ अली जरदारी हूँ, या उसके बाद में आने वाले लोग, उन तमाम को इसका नुकसान हुआ है। सो इमरान खान साहब जो हैं उनको भी पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, कौन करता है, उनसे ज़्यादा सोशल मीडिया को कौन अंडरस्टैंड करता है। बहरहाल इसमें से निकलना कुछ नहीं है। वक्ती तौर पर कोशिश की है ये बताने की कि हम बड़े सीरियस हैं और हम इसमें बंदे ढूंढ लेंगे। बंदे अगर आपने ढूंढ लिए तो मैं बताऊं, ये खुरा फिर जो है ना उन्हीं के घर जा निकलेगा जिन्होंने इसके आर्डर्स किए हैं।